हाँ बच्चों, कल आपने स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कल आपको 6 पेज में मैटर दिया गया था। आज ये अगला पेज है, ये 7वां पेज है। ये वही टॉपिक चल रहा है और इसमें अगला आर्टिकल जो पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। पहले हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए कोई भी अगर आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अगर हम लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। वैद्युत बल रेखाओं को हम जो डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो इसमें वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं, इनके लक्षण, गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी पॉजिटिव साइड से चलेंगी और निगेटिव साइड पे आएंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट है इसका जो प्रॉपर्टीज है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई ये स्मूथ कर्व खींचा गया, ये फिगर में दिखाया गया है, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उस पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो स्पर्श रेखा क्या व्यक्त करेगी? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करेगी। तीसरा पॉइंट है, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्या कारण है इसका? दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं क्योंकि इस दिशा में कटान बिंदु पर, जहाँ पे दोनों बल रेखाएं काटेंगी, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। देखिए फिगर में, देखिए ये दो रेखाएं, बल रेखाएं दिखाई गई हैं और जहाँ पर ये दोनों बल रेखाएं काट रही हैं, देखिए कटान बिंदु पर, देखिए एक रेखा के लिए ई दूसरी दिशा है और दूसरी रेखा के लिए ई दूसरी दिशा है, तो एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा इसलिए क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्यों? तो कारण क्या देंगे? कारण ये लिखेंगे कि कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी जो कि संभव नहीं है। चौथा पॉइंट है, ये बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकोड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है? विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और इसी तरह से अगर ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में
एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण हुआ। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई, जैसे देखिए ये पहला फिगर देखिए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दिखाया गया है। अब बल रेखा कहाँ से निकल रही है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव आवेश से, पॉजिटिव अगर अलग अलग हम देखें, दोनों इसके नीचे फिगर बना है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी और निगेटिव चार्ज में वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर होगी। ये देखिए लिखा भी है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर होगी और ऋण आवेश में क्या होगी? अंदर की ओर होगी। तो पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर दिखाएंगे, और निगेटिव चार्ज है तो आवेश की ओर दिखाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। अब एक चीज होता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु से क्या मतलब है? जैसे सपोज कीजिए दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 और Q2, और क्या है? पॉजिटिव चार्ज है दोनों। तो अब इनके भी रिपल्सन होगा, तो एक बिंदु इनके बीच में ऐसा होगा जिसको हमने N से लिखा है, N, ये उदासीन बिंदु है। तो इस बिंदु पर वैद्युत बल शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। और इसमें जो रिलेशन होता है, जैसे दो आवेश हैं, बीच की दूरी देखिए N क्या है? उदासीन बिंदु है, और पहले आवेश से दूरी R1, दूसरे से R2 है, तो Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर, और N क्या है? उदासीन बिंदु है। तो ये न्यूमेरिकल में ये यूज में आएगा। अब देखिए आगे देखिए, अगला आर्टिकल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए समान आवेश है लाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश लाते हैं तो आकर्षण होगा। पहले इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया गया कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर, अब जो कोई आवेश लाए तो लाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा F अपान Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, जिसको हम ये इमेजिन करते हैं कि उसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 पर लगने वाला बल F है, F क्या है? वैद्युत बल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर F अपान Q0। E का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। E की विमा कैसे निकालेंगे? E बराबर F बटे Q0, तो E हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, या E बराबर MLT-2
न्यूटन का हो गया, और कूलम क्यू बराबर आई टी, तो आई टी का क्या होगा, ए टी, तो ई बराबर एम एल टी माइनस 2 बटे अपान ए टी, तो ये होगा ई बराबर एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये हुआ आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, अच्छा वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होगा, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब देखिए अगला आर्टिकल है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई आवेश है और उससे कुछ दूरी पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पहले देखिए ये फिगर बना हुआ है, आवेश प्लस क्यू और इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है और इस बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी हमने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, आवेश से बाहर की ओर। तो प्लस Q है तो इससे बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिखाया गया और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। तो देखिए प्लस Q और Q नॉट, ये E बराबर क्या है, F अपान Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट, मतलब ये परिभाषा ही है। तो अब देखिए आवेश प्लस Q और Q0 Q नॉट के बीच वैद्युत बल क्या होगा, किससे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, देखिए आवेश प्लस Q और Q0 के बीच वैद्युत बल F बराबर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 के Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो ये दोनों मतलब आवेश Q और प्लस Q0 परीक्षण आवेश के बीच ये वैद्युत बल हो गया, किससे निकाला, कूलाम के नियम से। तो E बराबर हो जाएगा F अपान Q नॉट, E बराबर F अपान Q नॉट, ये फार्मूला हुआ। तो E बराबर, अब वैल्यू रख दो, F के जगह क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर अपान Q0। अब देख Q0 कट जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर हो गया। अच्छा निर्वात या वायु में है अगर, तब निर्वात या वायु के लिए K कितना होता है, 1 होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके आधार पर हम किसी भी बिंदु पर किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये पेज 8 का मैटर है। अब आइए पेज 9 में हम देखेंगे। अब देखिए अगर ये फार्मूला आपने ड्राइव किया कि अगर एक आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। अब अगर कई आवेश हैं और कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो ये तीव्रता कितनी होगी, जो विभिन्न आवेश हैं, विभिन्न आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न तीव्रताओं E1, E2, E3 के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर होगा। लेकिन अगर कई आवेश हैं, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उनके अलग अलग तीव्रताओं के वेक्टर योग के बराबर होगा। यानी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 ये हो जाएगा। अब ये आवेश Q1 Q2 Q3 हैं, इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर सम। अब देखिए इसमें ये 3 फिगर दिए हुए हैं, 3 स्क्वायर बने हुए हैं। इसमें हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए पहले फिगर में देखिए प्लस Q फिर माइनस Q आवेश, फिर प्लस Q और माइनस Q, 4 आवेश ये रखे हुए। और ये रेखा कार्नर को मिला दिया गया, तो विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अब ये 4 आवेश हैं, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसमें आप देखिए ये स्क्वायर है। अब पहले देखिए प्लस Q आवेश पहला वाला, तो प्लस Q आवेश ये देखा। अब इसके डायगोनल में क्या है, माइनस Q। अब देखिए दिशा क्या होगी, प्लस Q आवेश है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, यानी जहां पे आवेश है उसके विपरीत। और माइनस Q के कारण क्या होगी, यह आवेश की ओर होगी। माइनस Q आवेश के कारण माइनस में दिशा किधर होती है, उसी तरफ होती है। तो देखिए प्लस Q और माइनस Q है तो एक ही दिशा में दोनों बल लगेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो जाएगी। तो अब प्लस Q और माइनस Q का रिजल्टेंट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हमने E1 दिखाया, E1। इसी तरह से दूसरे साइड से देखिए कार्नर पे प्लस Q माइनस Q, ये क्या दिखाया, E2 दिखाया। ये हो गया E1। अब देखिए ये जो 4 आवेश हैं तो प्लस Q और माइनस Q के कारण उसी दिशा में E1 और प्लस Q माइनस Q के कारण उसी दिशा में E2 आ गया। अच्छा, जब ये विकर्ण मिलाते हैं तो ये इनके बीच कोण 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो एक देखिए वैद्युत क्षेत्र E1 है और एक दूसरा E2 है। तो परिणामी क्या हो जाएगा, जब इनके बीच 90 डिग्री कोण होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। अब ये किस दिशा में होगी, ये प्लस x दिशा है, प्लस x दिशा है। दूसरा फिगर देखिए, देखिए चार्ज इस तरह से रखे गए हैं कि कार्नर पे माइनस Q विकर्ण पे, और ये प्लस Q और प्लस Q। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, देखिए जैसे आपने देखा प्लस Q है तो प्लस Q से क्या होगी, बाहर की ओर होगी। प्लस Q के कारण आवेश से बाहर की ओर होगी। और ये प्लस Q दूसरा भी है विकर्ण पे, तो ये भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में हैं, तो ये क्या करेंगे, इनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र जो है 0 हो जाएगा। ऐसे माइनस वाला देखिए, माइनस में क्या होता है, आवेश की ओर वैद्युत बल की क्षेत्र की दिशा होगी और ये भी दोनों विपरीत होंगे। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ई केंद्र पे कितना हो जाएगा, ई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए जैसे कहा गया ये, और तीसरा फिगर देखिए, तीसरे में देखिए प्लस Q ऊपर, फिर प्लस Q और नीचे माइनस Q और माइनस Q। अब फिर दो देखिए, प्लस Q और माइनस Q डायगनली जो है जिधर E1 दिखाया है, देखिए प्लस Q से बाहर की ओर होगी और माइनस Q की ओर आवेश की ओर होगी, क्योंकि माइनस चार्ज पे दिशा क्या होगी, उसी दिशा में होता है बल। ऐसे ऊपर से प्लस Q फिर माइनस Q, तो इनकी दिशाएं दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं। तो पहले प्लस Q और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया, और दूसरा प्लस Q माइनस Q के कारण E2 हो गया। तो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट उनके बीच से जाएगा,
क्योंकि यह भी कोण 90 डिग्री ही बनेगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई होगा और ई की दिशा क्या होगी, माइनस वाई एक्सिस में। पहले और तीसरे में यही अंतर है, पहले में प्लस एक्स दिशा में होगा परिणामी और तीसरे में माइनस वाई दिशा में होगी। इस ओ बिंदु से ऊपर होता, ऊपर की ओर होता, तब क्या होता, तब प्लस वाई हो जाता। तो इस तरह से ये इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे इस टाइप के हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और यहाँ भी परिणामी ई बराबर √(E1² + E2² हो जाएगा। अब अगला आर्टिकल है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं ये एक वैद्युत निकाय है। क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें एक से अधिक आवेश हो। वैद्युत द्विध्रुव वो निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन व्हिच two equal and opposite charges are placed at a very near distance। जैसे ये फिगर देखिए बना है -q और +q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी गई, 2l मानी गई। और तो इस केस में ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। डाइपोल के बहुत से उदाहरण, जैसे जितने इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड हैं, जैसे HCl, तो H पे पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, अल्प दूरी, तो प्लस आवेश और माइनस आवेश और अल्प दूरी पर स्थित हो। तो एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हुई। इसके एग्जाम्पल में जैसे जल है H2HOH, HCl है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HBr है, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, समान विपरीत होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P, एक देखिए -q है, दूसरा +q है और इनके बीच की दूरी 2l रखी गई। r भी लिख सकते हैं, स्मॉल r भी लिख सकते हैं दूरी, लेकिन 2l रखा गया है क्योंकि कुछ इसमें जो डेरिवेशंस करते हैं तो सेंट्रल पॉइंट से ll दूरी ले लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। एक सदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। विमा क्या होगा, LTA। फार्मूला क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अच्छा, 2L की जगह हम R भी लिख सकते हैं, तो P बराबर Q इंटू R भी हो सकता है। 2L मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि एक वैद्युत निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहेंगे। अब अगला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए दो स्थितियां हैं, एक है अक्षीय स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन और निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। यानी जब किसी डायपोल के अक्ष पे किसी बिंदु पर, किसी डायपोल के अक्ष पर
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। और जब डायपोल के लंबवत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अब इसके लिए हम ये दोनों डेरिवेशन पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति में डिराइव करेंगे और फिर निरक्षीय स्थिति में। इन दोनों में से जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में देखिए, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एंड ऑन पोजीशन। देखिए डायपोल ए बी डायपोल है, डायपोल में ए पर माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी 2l है। तो सेंट्रल पॉइंट अगर ओ ले लें तो ओ यहाँ बीच में ए ओ बराबर l और ओ बी बराबर l, यह हाफ डिस्टेंस हो गई। अब देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब देखिए ये डायपोल से R दूरी पर, R दूरी मतलब सेंट्रल पॉइंट O है, तो O से ये बिंदु P दिखाया गया है और P पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखिए इसमें दो आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब देखिए O से B की दूरी कितनी है, O से B की दूरी स्मॉल l है, अब O से P की दूरी कितनी है, R है, स्मॉल r। तो अब प्लस क्यू के लिए ये बिंदु B से और P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए O से P की दूरी R और O से A की दूरी ये कितनी है, L। तो A आवेश से यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। देखिए पहले डायपोल में दो आवेश होते हैं, पहले के से मतलब पहला मतलब ये प्लस क्यू आवेश है और इससे दूरी कितनी है, R माइनस L, और दूसरे से माइनस क्यू आवेश है, कितना है, R प्लस L। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आप इसमें देखिए बिंदु P पर पहले हम प्लस क्यू देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो देखिए ये प्लस क्यू दिखाया गया है और यहाँ ई बीच में, ई माने परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब प्लस क्यू के कारण कितना होगा, E1 होगा और इस आवेश से बाहर की ओर होगी, यानी कौन सी दिशा होगी, बीपी दिशा। अब देखिए माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या दिखाई गई, E2, और ये इसके विपरीत है, E1 प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर है और E2 ये माइनस क्यू आवेश के लिए है तो आवेश की ओर होगी। तो E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है। अब पहले हम E1 निकालें, क्या फार्मूला है, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का R स्क्वायर होता है, लेकिन अब दूरी कितनी रह गई, R माइनस L। तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, बीपी दिशा होगी, E1 के लिए बीपी दिशा। अब ऐसे E2 निकालो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और दिशा क्या होगी,
पीए दिशा हो जाएगी, पीए दिशा आवेश की ओर, क्योंकि आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर, ई किसके बराबर होगा, वेक्टर समाप E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, लेकिन ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में होंगे। अगर वेक्टर साइन का हटाएंगे तो E1 हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q अपान Q देखिए दोनों में है और 4πε0 के है, तो इतना कॉमन ले लो, क्या बचेगा, E बराबर हो जाए Q अपान 4πε0 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये E बराबर Q अपान 4πε0 के, देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या होगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया R माइनस एल का होल स्क्वायर इसका R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ पे R माइनस एल है तो इसके साइड में क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ R प्लस एल है नीचे तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये देखिए R स्क्वायर एक प्लस एक माइनस कट गया, फिर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माँ ये भी कट गया, ये 2RL और ये 2RL, क्या बचा 4RL, ये बचा आपका 4RL। यहाँ पे या तो ऐसे भी आपको ये फार्मूला मालूम होगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 4RL होता है। तो अब देखिए ये क्या बचा, E बराबर 1/Q अपान 4πε0 के 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए हमने क्या किया, E बराबर नेक्स्ट लाइन में 1/4πε0 के, और 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 को क्या लिखा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और Q है ये, Q यहाँ पे था Q और L, एक L ले लिया इंटू R ले लिया, E बराबर 1/4πε0 के 2 इंटू 2 Q L R बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2QL आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2QL बराबर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R L की तुलना में बहुत बड़ा हो तो क्या होगा, तो इसमें हम एल स्क्वायर, नीचे वाले में एल स्क्वायर हटा देंगे, तब क्या बचेगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R की पावर 4 और ऊपर एक R है, तो R से R नीचे 4 है ऊपर R है, तो क्या बचेगा, R क्यूब बचेगा। तो E बराबर 1/4πε0 के 2P अपान R क्यूब, और ये हो जाएगा E बराबर, ये फार्मूला 1/4πε2P अपान R क्यूब। अतः निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, तो E बराबर 1/4πε0 2P अपान R क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये डेरिवेशन कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए पहले E1 एक आवेश के कारण, फिर E2 दूसरे आवेश के कारण, इनकी दिशाएं E1 E2 विपरीत है, तो E बराबर वेक्टर समाप E1 प्लस वेक्टर समाप E2।
अब देखिए जब इनका वेक्टर साइन हटा देंगे तो विपरीत दिशा में तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आवेश के कारण है। तो ये हो गया ई बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लेंगे, ब्रेकर में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम ले लेंगे, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऊपर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और फिर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इनका डिफरेंस क्या होता है, 4RL होता है। अब 4RL को हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया, 2 × 2Q LR लिख दिया, 2QL बराबर P हो जाएगा। और अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो ऊपर का एक R और नीचे R पावर 4 बचेगा, क्योंकि L स्क्वायर को हटा देंगे तो R क्यूब बचेगा। तो E बराबर 1/4πε0 2P/R क्यूब। अगर K 1 है तो K 1 कर दीजिए, E बराबर 1/4πε0 2P/R क्यूब। क्लियर है ये। अब आगे देखिए, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है। यहाँ पे देखिए, ये ए बी एक डाइपोल है, ए पे -q चार्ज और बी पे +q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। +q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर होती है। +q के कारण, तो देखिए +q आवेश ये दिखाया +q, और बाहर की ओर ये क्या दिखाया गया, E1। +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दिखाया गया, दिशा क्या हो जाएगी, BP दिशा में। अब देखिए -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी डायरेक्शन में होती है, तो ये हो जाएगी E2। ये क्या हो जाएगा, E2। ये इसमें एरो के पास E2 लिखना था, नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ये E2 हो गया। अब देखिए E1 के दो घटक होंगे, किसी वेक्टर का वियोजन जब करते हैं तो देखिए E1 के दो घटक, एक को है E1 साइन थीटा और दूसरा है ये E1 साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। इसी तरह से ये जो दूसरा आवेश है, दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यहाँ ये E2 लिखा नहीं, ई रो के पास ये E2 कर लीजिएगा, ये E2 है। तो इसके भी दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर, क्या कहेंगे, E2 साइन थीटा, और दूसरा क्षैतिज घटक ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इस तरह से बिंदु P पे देखिए E1 साइन थीटा +q के कारण और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, तो ये घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, यहाँ पे E परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा और E2 cos, दोनों वेक्टर की दिशा इसी इधर ही है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AP बराबर क्या है, BP है, और डाइपोल, इस बिंदु की डाइपोल से दूरी कितनी है, ये सेंट्रल पॉइंट लिया, ये R है, तो और ये AB की दूरी 2L है, तो आधी दूरी O पे क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, L ये L। अब देखिए A के बेस है L लंबाई और परपेंडिकुलर कितना है R, L और R, तो डायगोनल या विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
अब E1 कितना होगा? E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो r² क्या है? r है आपका √r² प्लस l²। अब इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो E1 हो गया 1/4πε0 K Q/r² प्लस l²। दिशा क्या होगी? BP दिशा में, BP। इसी तरह से E2 निकालो, तो E2 कितना हो जाएगा? 1/4πε Q/r² प्लस l²। और ये PA दिशा हो जाएगी, ये आवेश की ओर दिशा होगी ये। तो परिणामी कितना हो जाएगा? परिणामी आपने लिखा E बराबर E1, तो E1 का मान लिख दिया 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा प्लस दूसरा क्या है? E2 cos थीटा। E2 कितना? वो भी उतना ही होगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में जितनी वैल्यू ये पहली वाली इतनी दूसरी वाली भी है, या हम ये करें कि 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos थीटा प्लस cos थीटा, और cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो गया? 2 cos थीटा। तो E बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² हो गया इंटू 2 cos। अब cos थीटा, देख cos थीटा किसके बराबर? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, देखिए इधर एंगल थीटा दिखाया गया, AB थीटा है, तो आधार कितना है? L है। A से O की बीच की दूरी देखिए, या O से B की दूरी कितना है? L। तो ये आधार होगा L अपान आधार बटे कर्ण, ये साइन cos थीटा होता है, और कर्ण का कितना है? √r² प्लस l²। तो cos थीटा बराबर हो गया L/r² प्लस l²। अब फिर वैल्यू रख दो यहाँ, E बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² और इंटू 2 cos थीटा था ये, तो 2 और cos थीटा L/r² प्लस l²। अब देखिए इस फार्मूले में यहाँ Q है, 2 है, L है, और 2QL बराबर क्या होता है? 2QL बराबर P बराबर 2QL। तो 2QL के जगह क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे r² प्लस l² है, और फिर नीचे √r² प्लस l² है, तो r² प्लस l², पावर कितना? 1, और r² प्लस l² रूट मतलब पावर हाफ। तो पहले पे 1 पावर है, दूसरे पे हाफ पावर है, तो दोनों ऐड कर दीजिए, 1 प्लस हाफ कितना हुआ? 3/2। तो अब ये हो गया E बराबर 1/4πε0 के 2QL अपान r² प्लस l² पावर 3/2, ये हो गया। तो ये फार्मूला हो गया आपका, 2QL के जगह P लिख दिया, E बराबर 1/4πε0 के P/r² प्लस l² की पावर 3/2। अब यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, r का मान L से बहुत अधिक हो, तब क्या करेंगे? तब इस l² को छोड़ देंगे, तो r² का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। r² की पावर 3/2 तो क्यूब हो गया, तो E बराबर क्या हो गया? 1/4πε0 के P/r³। अब देखिए निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1, तो E बराबर 1/4πε0 P/r³। तो ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति के कारण हम डायपोल के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अक्षीय स्थिति क्या होती है? कि डायपोल के अक्ष पर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। निरक्षीय स्थिति में डायपोल के लंबवत किसी बिंदु पे, परपेंडिकुलर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। देखिए इन दोनों स्थितियों में
अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में देखिए, अक्षीय स्थिति में 2 गुना है 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में p/r³। तो E बराबर पहले में अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 के 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 p/r³। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। एक चीज़ आपने देखा कि परपेंडिकुलर है और मान लीजिए रोटेट कर दीजिए उसको, उस बिंदु को जैसे अक्ष पे है, अब 90 डिग्री कर दीजिए तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है? 2:1। 2:1। अब देखिए इसमें अभी 2-3 डेरिवेशंस और बचे हैं, तो ये तो हम अगले दिन डिस्कस करेंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल भेज देंगे। न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, जो मैं न्यूमेरिकल भेज दूंगा उसको आप लगाइएगा, फिर उसको हम एक दिन डिस्कस भी कर लेंगे क्वेश्चन वाइज। जो आ जाएगा वो ठीक है, जो नहीं आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो या उसका सल्यूशन भी भेज देंगे, ओरली बता देंगे कि कैसे कैसे लगाना है, तो भी आप कर सकती हैं। तब ये टॉपिक ख़त्म होगा। अभी एक दिन इसमें और टाइम लगेगा। आज तक के लिए इतना ही है। अच्छा, बाकी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझने में होती है, तो उसको फ़ोन पे डिस्कस कर लिया कीजिए, क्योंकि मैटर ज़्यादा होता है तो मैसेज ज़्यादा बच्चों का रहता है, तो इतने बच्चों को मैसेज देने में दिक्कत होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।